हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है जनरल डिफेंसेस। टॉर्ट में प्लेंटिफ जो है किसी भी पर्टिकुलर टॉर्ट को लेके डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और डिफेंडेंट जो है उसी सेम टॉर्ट में लायबल हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डिफेंडेंट जो है अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है, कुछ ऐसे जनरल डिफेंसेस का प्ली लेके। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे कौन से ऐसे जनरल डिफेंसेस है जिससे डिफेंडेंट जो है अपनी लायबिलिटी से एस्केप हो सकता है या फिर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। तो पहला ऐसा जनरल डिफेंस है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, दूसरा है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, तीसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट और चौथा है एक्ट ऑफ गॉड, पांचवा है प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो पहले हम जानेंगे पहला डिफेंस वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जनरल डिफेंस है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया। इस डिफेंस में या इस डिफेंस को अवेलेबल करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर प्लेंटिफ जो है अपनी मर्जी से एग्री करता है कि वो हार्म जो भी उसको हार्म होगा उस हार्म से वो सफ़र करने के लिए तैयार है, तो फिर उसके बाद इस टॉर्ट में उसके लिए कोई रेमेडी बचती ही नहीं है और ना ही वो इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि उसका जो कंसेंट है वो उसी के अगेंस्ट एज अ गुड डिफेंस बन जाता है। बेसिकली अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से यानी वॉलंटैरिली अगर अपने राइट को अबैंडन कर लेता है या अपने राइट को वेव्ड ऑफ कर देता है तो फिर से वो अपने राइट को एनफोर्स नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को भी अपने घर पे बुलाती हूँ तो मैं उसको स्यू नहीं कर सकती हूँ ट्रेसपास के लिए, और ऐसे ही अगर किसी डॉक्टर या किसी सर्जन को हम स्यू नहीं कर सकते हैं सर्जरी किसी भी ऑपरेशन के दौरान या किसी भी सर्जरी के दौरान, क्योंकि हमने उस एक्ट के लिए एक्सप्रेसली कंसेंट दिया है। एक और एग्जाम्पल से उसे समझते हैं। अगर कोई इंसान पहले से ही जानता है कि इस आर्टिकल में उसी के अगेंस्ट डिफेमेटरी कंटेंट लिखा है और फिर भी वो एग्री करता है उस आर्टिकल को पब्लिकेशन के लिए या उस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए, ऐसे केस में एक्शन फॉर डिफेमेशन ला ही नहीं करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंसेंट होता है वो इम्प्लाइड या इन्फर्ड भी करा जाता है किसी भी पार्टी की कंडक्ट से, किसी भी पार्टी के हाव भाव से हम एक कंसेंट जो है उसको इम्प्लाइड या फिर इन्फर्ड भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट गेम के या फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल के, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ में कंसेंट दे देते हैं कि कल को अगर गेम खेलते वक्त उनको इंजरी होती भी है तो उसके अगेंस्ट वो केस फाइल नहीं करेंगे, ना ही उसके अगेंस्ट वो कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि वो स्पोर्ट जो है उसमें डेंजर ऑलरेडी इनहेरेंट है। अब हम थोड़ा सा केस के थ्रू समझते हैं। हॉल वर्सेस ब्रुकलिन मोटर रेस क्लब। इस केस में प्लेंटिफ जो था स्पेक्टेटर था मोटर कार रेस में, और जो मोटर कार रेस थी वो हेल्ड करी गई थी ब्रुकलिन में, और जो मोटर कार रेस का जो ट्रैक था वो डिफेंडेंट की कंपनी ने ओन कर रखा था। मोटर रेस के दौरान दो गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और उनमें से एक गाड़ी जो है वो स्पेक्टेटर्स में जाके गिर गई, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि प्लेंटिफ को ये पहले से ही पता था कि वहाँ पे बैठने से रिस्क हो सकती है कि उसको इंजरी हो जाए, क्योंकि ये स्पोर्ट जो है वो ऑलरेडी उस डेंजर को इनहेरिट करता है। इसकी वजह से डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है पद्मावती वर्सेस दुग्गनायका। इस केस में ड्राइवर जो है वो पेट्रोल भरवाने जा रहा था अपनी जीप में, उसी दौरान दो स्ट्रेंजर्स ने लिफ्ट मांगी। थोड़ी देर बाद ही जीप की जो फ्रंट व्हील थी, जो टायर था, फ्रंट टायर जो था वो जीप से अलग हो गया, जिसकी वजह से जीप जो है पूरी तरह से उलट गई, और उस इंसिडेंट की वजह से दो स्ट्रेंजर्स तो थे वो जीप में से बाहर गिर गए, जिसकी वजह से दोनों को इंजरी तो हुई लेकिन उनमें से एक की डेथ हो गई। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ड्राइवर और उसका मास्टर दोनों के दोनों लायबल नहीं हैं, क्योंकि ये केस जो है वो प्योर एक्सीडेंट केस है। और दूसरी बात, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया जो है इस केस में प्रॉपरली एप्लीकेबल होता है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स ने अपनी मर्जी से उस जीप में लिफ्ट मांगी, अपनी मर्जी से वो इस जीप में बैठे। इस डिफेंस को अवेलेबल करने के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर कोई डिफेंडेंट ने एक्ट किया है तो उस एक्ट के लिए प्लेंटिफ का कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए। विच मीन्स अगर प्लेंटिफ का कंसेंट किसी फ्रॉड से या अंडर कंपल्शन में ऑब्टेन किया जाता है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा और ना ही एज अ गुड डिफेंस के तौर पे वो सर्व होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आता है और मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ड्राइंग रूम में जाके बैठें, लेकिन वो मेरी परमिशन के बिना वो मेरे बेडरूम में जाते हैं, तो मैं उनको ट्रेसपास के केस में लायबल कर सकती हूँ। मतलब कि वो ट्रेसपास के उसमें मैं उनको स्यू कर सकती हूँ। अब हम एक केस के बारे में जानते हैं, लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल। इस केस में जो कंप्लेनेंट थी वो एक मैरिड वुमन थी जिसने अपने ब्रेस्ट में एक लंप डेवलप होते हुए नोटिस किया और उस लंप का उसके यूट्रस पे कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने उसकी कंसेंट के बिना किसी जस्टिफिकेशन के वो यूट्रस भी रिमूव कर दिया। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मलार हॉस्पिटल जो है वो लायबल है डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए भी, और ये हेल्ड किया कि जो पेशेंट का कंसेंट उसके ऑपरेशन को लेके था, ना कि कंसेंट उसके यूट्रस को रिमूव करने के लिए था। अब हम आते हैं कि अगर कंसेंट जो है वो धोखेधड़ी से लिया जाता है या फ्रॉड से ऑब्टेन किया जाता है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होता है और ना ही वो एज अ गुड डिफेंस के तौर पे सर्व होगा। अगर सिचुएशन की दबाव में आके कोई इंसान अगर किसी रिस्क को लेता है या उस रिस्क के लिए कंसेंट देता है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कंसेंट अंडर द कंपल्शन दिया गया है और इसलिए उसको एज अ गुड डिफेंस भी सर्व नहीं किया जा सकता। वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया को अप्लाई करने के लिए 2 पॉइंट्स का प्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि प्लेंटिफ को पता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। दूसरा, पता होने के बाद भी वो इस चीज़ पे एग्री करता है कि अगर उसको इंजरी होती है तो वो इंजरी लेने को तैयार है। अगर इन दोनों में से एक ही पॉइंट प्रूव हो पाता है तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया जो है एज अ डिफेंस के तौर पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक नॉलेज होना काफ़ी नहीं है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया को एज अ डिफेंस के तौर पे अप्लाई करना। अब हम इसको एक केस से समझते हैं, डैन वर्सेस हैमिल्टन का केस। इस केस में जो लेडी पैसेंजर है वो उस कार में बैठती है जिस कार का ड्राइवर ऑलरेडी ड्रंकन स्टेट में होता है और ड्राइवर की नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर की डेथ हो जाती है एंड लेडी पैसेंजर को इंजरी हो जाती है। लेडी पैसेंजर जो है वो एक्शन लेती है अगेंस्ट द ड्राइवर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि लेडी पैसेंजर जो है वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड है, लेकिन वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। कोर्ट ने इस डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने ये रीज़न दिया कि ड्राइवर उस हद तक इंटॉक्सिकेटेड नहीं था कि अगर कोई भी लेडी पैसेंजर या कोई भी पैसेंजर लिफ्ट मांगे तो उसकी ड्राइविंग से एक्सीडेंट होना ही है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें स्कोप जो है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का कर्टेल्ड किया गया है। पहला है रेस्क्यू केसेस और दूसरा है बाय द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म 1977। रेस्क्यू केसेस में अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी जान जोखिम में डालता है किसी और इंसान को बचाने के लिए, उस रॉन्गफुल एक्ट से या फिर उस डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट से जिसकी वजह से वो डेंजर क्रिएट हुआ है, तब डिफेंडेंट वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का एज अ डिफेंस के तौर पे नहीं प्लीड कर सकता। इसको समझते हैं हम एक केस के थ्रू, हाइंस वर्सेस हार्वर्ड। इस केस में जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था उसने हॉर्स वैन को बीच सड़क में अनअटेंडेड छोड़ दिया, जिसकी वजह से एक बच्चे ने उन घोड़ों पे पत्थर मारना शुरू किया और जो घोड़े थे वो बीच सड़क में भागने लगे, जिसकी वजह से आसपास के लोगों के जान पे बनाई। और वहाँ के पुलिस कांस्टेबल ने उस सारे इंसिडेंट को देखते हुए हॉर्सेस को रोकने की कोशिश करी और उस कोशिश के दौरान पुलिस कांस्टेबल को इंजरी हो गई। कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया एज अ डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। कोर्ट ने इस केस में
इस डॉक्ट्राइन को रिजेक्ट किया। और दूसरा है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक्ट 1977। ये जो एक्ट है वो पर्सन के राइट को लिमिट करता है। तो ऐसा कौन सा राइट है जो ये एक्ट उस पर्सन के राइट को लिमिट करता है? अगर किसी भी पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो पर्सन जो है उस लाइबिलिटी को ना ही रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और ना ही उस लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकता है, चाहे वो उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्यों ना हो या फिर वो किसी नोटिस में क्यों ना लिखा हो। अब हम जानते हैं कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया जो है वो एक कंप्लीट डिफेंस है और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में डिफेंडेंट और प्लेंटिव दोनों ही नेग्लिजेंट होते हैं, इसलिए डिफेंडेंट की लाइबिलिटी जो है वो उसके फॉल्ट पे डिपेंड करती है। मतलब उस एक्ट में उसका कितना फॉल्ट था, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ हिज फॉल्ट, उसके बेसिस पे डिफेंडेंट की लाइबिलिटी जो है वो डिसाइड करी जाती है। दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में डिफेंडेंट और प्लेंटिव दोनों नेग्लिजेंट होते हैं, लेकिन वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया में प्लेंटिव जो है वॉलंटैरिली एक्सेप्ट करता है कि वो रिस्क लेगा और अगर उससे कोई इंजरी या हार्म होती है तो वो उससे सफ़र होने के लिए भी तैयार है। दूसरा जनरल डिफेंस है प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर। इसमें अगर प्लेंटिव के एक्शंस जो हैं अगर उसका बेसिस अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके एक्शंस कभी भी सक्सीड नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में जो डिफेंडेंट है वो कभी भी प्लीड नहीं कर सकता कि अगर डिफेंडेंट रॉन्गफुल एक्ट में एंगेज है उसी सेम टाइम पे प्लेंटिव भी रॉन्गफुल एक्ट में एंगेज था। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्लेंटिव रॉन्ग डूअर है तो उसके राइट को फोरफीट किया जाए, उसका राइट टू क्लेम कंपनसेशन अगेंस्ट द डिफेंडेंट रॉन्गफुल एक्ट, उस राइट को फोरफीट किया जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे प्रेमाइसेस में कोई ट्रेसपासर आता है तो मैं उसको अननेसेसरी इंजर्ड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर उसको इंजरी हो भी जाती है तो उसके पास राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है उस इंजरी के लिए जो उसको हुई है, उसको उसके राइट से फोरफीट नहीं किया जा सकता। इसको हम एक केस से समझते हैं, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इस केस में प्लेंटिफ जो है वो ट्रेसपासर था डिफेंडेंट के प्रेमाइसेस में और उसको इंजरी हो जाती है उस स्प्रिंग गन से जो डिफेंडेंट ने अपने गार्डन में सेटअप कर रखी थी। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड करा कि प्लेंटिफ जो है वो एंटाइटल्ड है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए उस इंजरी के लिए जो डिफेंडेंट के स्प्रिंग गन से उसको हुई है। अगर प्लेंटिफ को अपने खुद के एक्ट की वजह से या अपने खुद के एक्शंस की वजह से इंजरी हुई है तब वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। उसकी इंजरी उस एक्ट से टोटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब तीसरा जनरल डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब ये है वो एक्सीडेंट जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो जाए, मतलब जिसका कोई अनुमान ना लगा सके और डिफेंडेंट हर रीजनेबल केयर और हर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद भी उस एक्सीडेंट को अवॉइड ना कर पाए, उस एक्सीडेंट को कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब हम इस जनरल डिफेंस को कुछ केसेस के थ्रू समझते हैं। स्टैनली वर्सेस पोवेल। इस केस में डिफेंडेंट एंड प्लेंटिव जो दोनों थे वो पीजेंट को शूट करने के लिए निकले थे। डिफेंडेंट ने पीजेंट को शूट तो किया लेकिन उसके गन का जो शॉट था वो ओक ट्री से टकरा कर प्लेंटिव को लग गया, जिसकी वजह से प्लेंटिव को इंजरी हो गई। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि एक प्योर एक्सीडेंट था। असम स्टेट कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड वर्सेस अनुभा सिन्हा। इस केस में प्लेंटिफ ने अपनी प्रोमाइसेस जो है वो डिफेंडेंट को रेंट पे दे रखी थी। डिफेंडेंट जो टेनेंट था उसने लैंडलॉर्ड से ये रिक्वेस्ट की कि इलेक्ट्रिक वायरिंग को रिपेयर किया जाए, लेकिन लैंडलॉर्ड जो था उसने वो रिपेयर किया ही नहीं, जिसकी वजह से पूरी प्रेमाइसेस में आग लग गई। लैंडलॉर्ड ने इस केस में कंपनसेशन क्लेम के लिए एक्शन लिया टेनेंट के अगेंस्ट। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड करा कि ये केस एक इनएविटेबल एक्सीडेंट केस है और इस केस में डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं है। तीसरा केस है ब्राउन वर्सेस कैंडल।
इस केस में डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के दोनों डॉग्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। डॉग्स को सेपरेट करते दौरान डिफेंडेंट जो है गलती से प्लेंटिफ को इंजर्ड कर देता है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि ये एक एक्सीडेंटल केस है और इसमें डिफेंडेंट जो है लायबल नहीं है। चौथा केस है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका का केस। इस केस में दो स्ट्रेंजर्स ने लिफ्ट ली थी और उसके थोड़ी देर बाद ही जीप जो है पूरी तरह से उलट गई थी, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रेंजर्स जो थे जीप से बाहर गिर गए थे और दोनों को इंजरी हो गई थी, लेकिन उनमें से एक जो है उसकी डेथ हो गई थी। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि ये प्योर एक्सीडेंटल केस है और इसमें ड्राइवर बिल्कुल भी लायबल नहीं है। अब चौथा जनरल डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में उसको रिकग्नाइज करा गया था एज अ वैलिड डिफेंस के तौर पे फॉर अ पर्पस ऑफ लायबिलिटी। और एक्ट ऑफ गॉड जो है एक तरीके का इनएविटेबल एक्सीडेंट ही है, बट उसमें एक डिफरेंस ये है कि उसमें नेचुरल फोर्सेस का काम होता है, जैसे हैवी रेनफॉल हो जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल हो जाना, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, टाइड्स। दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है इस डिफेंस के लिए। पहला, एक तो ये काम होना चाहिए सिर्फ नेचुरल फोर्सेस का, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस होना चाहिए और उसका कोई अनुमान ही ना लगा सके, और कोई भी चाहे कितना भी मेजर्स, चाहे कितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स, चाहे कितने भी रीजनेबल केयर की जाए, तब भी उस चीज़ को अवॉइड ना की जा सके। इसको अब हम एक केस से समझते हैं, निकोलस वर्सेस मार्सलन का केस। इस केस में डिफेंडेंट ने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया और एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल की वजह से जो लेक के चारों तरफ जो दीवार थी वो पानी में बह गई, जिसकी वजह से वो पानी जो है प्लेंटिफ के ब्रिजेस पे आ पहुंचा और उसके ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डिफेंडेंट इस केस में लायबल नहीं है, क्योंकि जो लॉस हुआ है प्लेंटिफ को वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। अब पांचवा जनरल डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस। इस केस में कोर्ट जो है परमिट करता है, कोर्ट खुद परमिशन देता है कि आप रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो किसी भी इंसान की लाइफ को बचाने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। अगर डिफेंडेंट रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करता है अपने सेल्फ डिफेंस में, तो उस केस में वो लायबल नहीं होगा उस हार्म के लिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फोर्स यूज किया गया है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के पर्पस के लिए ही यूज करा जाना चाहिए। मतलब अगर किसी की इंसान की लाइफ खतरे में हो या किसी की प्रॉपर्टी खतरे में हो, तब जाके वो फोर्स यूज होना चाहिए। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ए जो है बी पे अटैक करता है ये सोच के, या ए जो है बी पे रीजनेबल फोर्स यूज करता है, उस पर अटैक करता है ये सोच के कि बी किसी दिन मुझ पे भी अटैक करेगा, तो उसका जो फोर्स है वो जस्टिफाइड नहीं है। इसी तरीके से अगर बी जो है अटैक होने के बाद रिटेलिएट करता है, कुछ देर बाद रिटेलिएट करता है, तो उसका भी फोर्स जस्टिफाइड नहीं है। हम एक केस से समझते हैं, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस है। इस केस में डिफेंडेंट ने अपने गार्डन पे कुछ स्प्रिंग गन्स जो थी वो सेट करी थी, जिसके वजह से प्लेंटिफ जो ट्रेसपासर था उसको इंजरी हो गई। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्लेंटिफ जो है वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन, क्योंकि जितना फोर्स यूज करा गया है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उतना फोर्स यूज करना ही नहीं चाहिए। मतलब जितना फोर्स यूज करना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा किया गया है। अब छठा जनरल डिफेंस आता है मिस्टेक। मिस्टेक चाहे फैक्ट में हो या मिस्टेक इन लॉ में हो, इसका कोई डिफेंस नहीं होता। अगर कोई भी पर्सन किसी और पर्सन के राइट में इंटरफेयर करता है, डेलिबरेटली इंटरफेयर करता है, तो उसके पास कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं हो सकता। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं किसी और के प्रीमाइसेस में या किसी और के लैंड पे एंटर करती हूँ अपने खुद की लैंड समझ के, या मैं किसी और के अम्ब्रेला को ले लेती हूँ अपना खुद का अम्ब्रेला समझ के। अब सातवां जनरल डिफेंस है नेसेसिटी। अगर किसी भी एक्ट से डैमेज हो जाता है और वो एक्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक ग्रेटर ईवल को रोक सके, तो वो एक्ट एक्शनेबल नहीं होगा, चाहे उससे इंटेंशनली हार्म क्यों ना किया गया हो। इसको हम एक केस से समझते हैं। लीक वर्सेस ग्लैडस्टोन का केस है।
इस केस में जो प्रिजनर थी वो हंगर स्ट्राइक पे थी, उसको फोर्सफुली फीड करा गया उसकी जान बचाने के लिए। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि ये एक गुड डिफेंस है अगेंस्ट बैटरी। अब हमारा आखिरी जनरल डिफेंस आता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर किसी भी एक्ट से डैमेज होता है और वो एक्ट ऑथराइज किया गया है लेजिस्लेचर से या ऑथराइज किया गया है अंडर अ एक्ट, तो वो एक्ट एक्शनेबल नहीं होगा। उस एक्ट को कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाती है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर, और उस केस में प्लेंटिफ जो है वो सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। उसके पास कोई रेमेडी नहीं मिल सकती उसको टॉर्ट में, वो सिर्फ कंपनसेशन क्लेम करेगा, और वो कंपनसेशन उतना ही क्लेम कर सकता है जितना स्टैट्यूटरी एक्ट में प्रोवाइडेड होगा। लेकिन कोर्ट ये भी कहता है कि जो भी एक्ट किया जाता है अंडर द लेजिस्लेचर और अंडर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वो एक्ट हमेशा केयरफुली ही करना चाहिए। इसको हम एक केस से समझते हैं। स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ रेलवे कंपनी। जो रेलवे कंपनी का सर्वेंट था उसने रेलवे लाइन के आसपास के ग्रासेस को ट्रिम नहीं किया, जिसके वजह से इंजन में स्पार्क हुआ और गाड़ी के अंदर, जो ट्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल था वो सारा जल गया, और वो आग प्लेंटिफ के कॉटेज तक आ पहुंची और प्लेंटिफ के कॉटेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि रेलवे कंपनी जो है वो लायबल है। तो गाइज, आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।